अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का मैं दिली खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके निसाब में शामिल ड्रामा एक था राजा की क़ीरत और वज़ाहत को। हम लोगों ने हिस्सा नज़्म और हिस्सा नस्र को मुकम्मल कर लिया है और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपने इन तमाम तफसीली सवालात और मारूज़ी सवालात को अपनी नोट कॉपी में उतार लिया होगा और अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। नाज़रीन, आज हम लोग देखेंगे ड्रामा एक था राजा की क़ीरत और वज़ाहत को। क़ीरत को देखना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो किताब से मतन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप मतन को नहीं देखेंगे, क़ीरत को नहीं देखेंगे, तो फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। लिहाजा नाज़रीन, इस मतन को आप देखें ताकि जो भी मारूज़ी सवालात हैं वो आप हल कर पाएँ। तो इस वीडियो का फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि मतन की क़ीरत अच्छी हो जाएगी, आप जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे और दूसरों को पढ़ा पाएंगे। उसके अलावा मतन से यानी कि एक था राजा से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उन तमाम के जवाब को आप आसानी से याद रख पाएंगे, क्योंकि आप जब क़ीरत करते हैं तो वो याद रहता है। आप से कहीं से भी पूछे आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। उसका तीसरा फ़ायदा ये है कि ड्रामे से आने वाली जो तफसीली सवालात हैं उनको भी हल कर पाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया कि सिलेबस से आया ही नहीं, तब भी आप उसको हल कर पाएंगे, इस लायक हो जाएंगे, क्योंकि मतन आपके जहन में अगर होगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। उसके बाद ड्रामा का जो खुलासा है वो भी समझ में आ जाएगा, आप उसको अपने जहन में रख पाएंगे। देखिए, चूँकि हम लोग चीज़ों को रट लेते हैं तो इसीलिए हम लोग भूल जाते हैं। अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो भूलेंगे नहीं, और समझने का तरीका यही है कि मतन को देखिए, उसको समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद इस वीडियो में आप ये देखने वाले हैं कि ड्रामा एक था राजा की क़ीरत को, ड्रामा एक था राजा की वज़ाहत को, यानी कि क़ीरत करके, चूँकि बहुत से स्टूडेंट्स ने ये गुजारिश की है कि क़ीरत के साथ साथ जो है ज़रा सी वज़ाहत भी कर दी जाए ताकि आसानी हो, तो मैं कर दूंगा। उसका ड्रामा एक था राजा के मुश्किल अल्फाज के मानी को भी मैं समझाता चलूँगा ताकि इस ड्रामे को समझने में आपको बहुत आसानी हो। चूँकि ड्रामा तवील है इसीलिए हर लफ्ज़ को और हर जुमले को समझाना मुश्किल है। मैं एक एक पैराग्राफ के लब्बे-लुबाब को, ख़याल को आपके सामने आसान बना करके पेश करूँगा ताकि आप इस ड्रामे को बहुत आसानी से याद रख पाएँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ड्रामा क्या है, क्योंकि ड्रामे से भी जो है वो मारूज़ी सवालात और तफसीली सवालात पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर से बता दूंगा। उसके बाद जब ये क़ीरत वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, फिर जब हम लोग तफसीली सवालात को हल करेंगे तब उसमें आपके इम्तिहान के हवाले से जो भी अहम सवाल होगा वो हल किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रामा क्या है। तो ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ ड्राउ से अख़ज़ हुई है, यानी कि यूनान में एक लफ्ज़ होता था ड्राउ, कहीं पे ड्रामोस भी लिखा हुआ है, ड्रामा, ड्रामोस इस तरह से, लेकिन ड्राउ को ज़्यादा लोग कबूल करते हैं, इसलिए ड्राउ ही है। तो ड्राउ से अख़ज़ हुई है जिसके मानी करना या दिखाने के हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आम जिंदगी में भी बोलते हैं, जैसे यहाँ नीचे में देख लीजिए उसका, ड्रामा ऐसी कहानी या किस्सा है जो अदाकारी के लिए लिखा जाए या अदाकारी के ज़रिए पेश किया जाए। यानी कि बात ये हुई कि हर वो कहानी या वाक़या जिसे हम स्टेज पर करके दिखाते हैं जिस्मानी हरकतों के ज़रिए, वो ड्रामा है। आप जैसे देखते हैं ना, कहते हैं कि वहाँ ड्रामा हो रहा था, तो ड्रामा में ज़ाहिर में क्या है कि कोई वाक़या, किसी किस्से को, कहानी को जो है इंसान जो है, कैरेक्टर जो है करके दिखाता है। जैसे फ़िल्म, जिसकी उम्दा मिसाल है बॉलीवुड, हॉलीवुड या कहीं की भी जो फ़िल्म है, ये बहुत उम्दा मिसाल है एक ड्रामे की। इसी तरह हम लोग स्कूल में बच्चों को देखते हैं कि वो ड्रामा करता है। तो अल-मुख्तसर ये कि किसी भी पैगाम को, किस्से को जब हम लोग करके दिखाते हैं वो ड्रामा है। ठीक है, तो ड्रामा क्या है कि ऐसी कहानी या किस्सा है जो अदाकारी के लिए लिखा जाए या अदाकारी के ज़रिए पेश किया जाए। मेरे ख्याल से अब ड्रामा समझ गए कि ड्रामा क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि ड्रामा एक था राजा में कौन कौन से किरदार हैं। तो इस ड्रामे में जो सबसे अहम किरदार है वो है राजा, उसके बाद वज़ीर, बूढ़ा किसान, नौजवान तालिब इल्म, लीडर, हातिम ताई, यहाँ तक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार है। उसके बाद 4 दरवेश हैं इसमें, सिंदबाद जहाज़ी है, एक संतरी, 2 सिपाही और कुछ हाज़रीन मजलिस या दरबार। ये सब इस ड्रामे के अहम अहम किरदार हैं। इम्तिहान में बहुत बार रिपीटेडली जो है किरदारों पे सवाल
आया है और इस बार भी उम्मीद है कि किसी किरदार पर सवाल आए, इसलिए आप जब मतन को देखेंगे तो किरदार पूरी तरह से आपके सामने में वाज़ेह हो जाएगा और आप आसानी से लिख पाएंगे। इसीलिए नाज़रीन इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अब जो है हम लोग मतन की क़िरत को शुरू करेंगे सीधे, और आप जो है अपनी किताब को अपने सामने रखिए और पेज नंबर 122 जो है, पेज नंबर 122 को निकालिए। यहाँ से हम लोग क़िरत को शुरू करेंगे। क़िरत को शुरू करने से कबल मैं आपसे एक गुजारिश करूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से साझा कर दें ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा कर सके। इसके बाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। अब वीडियो के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूज़न कहीं पे रह जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इजहार करें ताकि मैं उसे हल कर सकूं, और अगर पसंद आ जाए तो शुक्रिया का इजहार ज़रूर करें। अब जो हम लोग शुरू करने वाले हैं क़िरत को, तो किताब आप अपने सामने में खोल कर रख लीजिए, पेज नंबर 122। और एक अहम बात कि जहाँ पे जिस लफ्ज़ को अगर आप कहीं गलत पढ़ते थे या कोई शुबा हो तो मैं जिस तरह अदा करूँ ज़बर ज़ेर पेश उस पर लिख दें ताकि बाद में आप उसी अंदाज से पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। दरबार लगा है, दरबारी बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। राजा का इंतज़ार है, बिगुल की आवाज़ आती है और एक संतरी राजा की आमद की इत्तला देता है। अब यहाँ पे कई चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि दरबार लगा है। चूँकि हमारे वक्त में दरबार नहीं लगता है। आपने फ़िल्मों में अगर देखा होगा, बाहुबली फ़िल्म में अगर आप देखेंगे तो दरबार समझ में आ जाएगा कि एक बड़ा सा घर है और दोनों साइड में लोग बैठते हैं और ऊंचाई पर जो है एक राजा बैठता है। तो ऐसे ही बादशाहों में, बादशाहत में हुआ करता था कि दरबार लगाया जाता था और बादशाह ऊंचाई पर बैठता था और उसके जो मंत्री हैं वो पहले बैठते थे और उसके बाद जो है आम लोग इस तरह से बैठा करते थे, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ये इन जगहों पे जो है, यहाँ पे बादशाह बैठता था और यहाँ पे मंत्री लोग बैठते थे। तो यहाँ पे देखिए बादशाहत में क्या है कि बादशाह, आप जानते हैं कि बादशाह ही जज है, बादशाह ही पुलिस है, बादशाह ही कानून बनाने वाला है। अगर बादशाह के दरबार में आके कोई गुफ्तगू करे तो जाहिर सी बात है उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, चूँकि ये एक था राजा ड्रामा बहुत उम्दा ड्रामा है। अब जब आप इसको पढ़ेंगे ना बहुत मज़ा आने वाला है, बस आप जुड़े रहें, बहुत मज़ा आएगा इस ड्रामे में। तो क्या है कि देखिए दरबार लगा है, दरबारी बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। दरबार के अंदर दरबारी हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सब बातचीत कर रहे हैं आपस में। राजा का इंतज़ार है, यानी कि राजा नहीं आया है अभी दरबार में, सिर्फ जो है वो दरबारी मौजूद हैं। बिगुल कहते हैं, पीपी बोलते हैं हम लोग आम ज़ुबान में। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये अब जैसे आज के ज़माने में हॉर्न है हमारे पास, तो वो लोग हॉर्न के तौर पे इस तरह की पीपियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे लोग जो है अलर्ट हो जाते थे कि हाँ किसी की आमद है। जंग वगैरह में भी फ़िल्मों में इसको बहुत जगहों में दिखाया जाता है, क्योंकि कहीं पे ढोल बजा करके मुनादी की जाती है, कहीं पे बिगुल बजा करके मुनादी की जाती है। जैसे जंग की शुरुआत अगर होगी तो बिगुल बजाया जाएगा, सब जितने भी सिपाही समझ जाएंगे कि हाँ अब जंग की शुरुआत हो गई है, और जब ख़ात्मा होना होगा तब जा कर के भी बिगुल बजाया जाता है। तो बिगुल एक किस्म का जो है वो हॉर्न ही है, उस ज़माने में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। अभी हम लोग इसको बारातियों में देख पाएंगे जिसकी शक्ल छोटी हो चुकी है अभी। बहरहाल तो बिगुल समझ गए होंगे। एक संतरी राजा की आमद की इत्तला देता है। संतरी कहते हैं, आप देखेंगे कि फिल्मों में दिखाया जाता है राजा गद्दी पे बैठा हुआ है और उसके दोनों गिर्द जो है वो उसको भी संतरी कहते हैं, और जो दरवाजे पे वो डंडा वगैरह लेके जो खड़ा रहता है दरबान, पासबान, सिपाही, उसको भी जो है हम लोग संतरी कहते हैं। तो एक संतरी दरवाजे की तरफ से, ये संतरी दरवाजे की तरफ रहता है, तो वहाँ से वो बाहर की तरफ से वो आता है और दरबारियों को खबर देता है कि राजा अब आ रहा है। तो यहाँ तक ये हुआ है कि दरबार में दरबारी आकर के बैठे हुए हैं, राजा मौजूद नहीं है, दरबारी जो है आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और अचानक से बिगुल की आवाज़ बजती है, जिसके बाद एक संतरी जो है ये दरबारियों को खबर देता है कि राजा आ रहे हैं। अब देखिए किस अंदाज में वो खबर दे रहे हैं। संतरी है, संतरी के बाद कॉलन दिया हुआ है, उसके बाद ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमला जो है वो संतरी बोल रहा है।
आपके इम्तिहान में इस तरह से पूछा जाता है कि ये जुमला देने के बाद ये जुमला किसने अदा किया या फिर मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है। तो आपको ये जहन में रखने की ज़रूरत है। जिस किरदार से जो बात निकलेगी उसके सामने में कॉलन देखिए इस तरह लिख दिया जाएगा। तो संतरी है। अब संतरी क्या कह रहा है देखिए, बेअदब बेमुलाहिजा गाफिल रहो, राजा राजगढ़ प्रताप चंद्र पुत्र हरिश्चंद्र तशरीफ़ ला रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही मुज़हका खेज़ अंदाज़ है, हंसने का उनसुर है यहाँ पे कि बोला जा रहा है बेअदब बेमुलाहिजा गाफिल रहो, राजा राजगढ़ प्रताप चंद्र पुत्र हरिश्चंद्र तशरीफ़ ला रहे हैं। जब बादशाह तशरीफ़ लाए या कोई भी तशरीफ़ लाए तो हम लोग बाअदब बोलते हैं। बाअदब बा मुलाहिजा, बा के मानी होना है और बे के मानी ना होना है, यानी कि बेअदब हो जाइए। अगर आप अदब से बैठे हुए थे तो आप बेअदब हो जाइए, जिस तरह आपको मन करे उस तरह से बैठ जाइए और गाफिल रहिए। अगर आप तवज्जो दिए हुए थे, एकदम यकसुई से बैठे हुए थे दरबार में, तो अब गाफिल हो जाइए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बादशाह है जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो गाफिल हो जाइए। क्यों? क्योंकि राजा आ रहे हैं। तो यानी कि राजा की शान में यहाँ पे बेइज्जती हो रही, बेहुरमती हो रही है। इसको आगे आप समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसको बहुत मज़ा आएगा कि क्यों राजा, अब जाहिर सी बात है राजा काबिल होगा तो उसको इज़्ज़त मिलेगी, वो देखेंगे अभी आप कि क्यों संतरी ने कहा कि बेअदब बेमुलाहिजा गाफिल रहो, राजा राजगढ़। यहाँ पे देखिए अब आपको जो मारूज़ी सवालात आपके यहाँ से आ सकते हैं कि राजा का नाम क्या है। तो राजा का नाम है हरिश्चंद्र, ठीक नहीं, ये प्रताप चंद्र। तो प्रताप चंद्र नाम है और उसके वालिद का क्या नाम है? हरिश्चंद्र नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। और वो राजा कहाँ का राजा है? तो वो राजगढ़ का राजा है। देखिए यहाँ पे 3 सवाल के जवाब आपको मिल जा रहे हैं कि राजा का नाम क्या है? प्रताप चंद्र, वालिद का नाम क्या है? हरिश्चंद्र, और वो कहाँ का राजा है? तो राजगढ़ का। और इस पे कई बार सवाल भी आ चुका है, तो आप अपने जहन में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा दाखिल होता है, दुबला पतला कमज़ोर लंगड़ा कर चलता हुआ तख्त की जानिब बढ़ता है। बैठते वक्त लड़खड़ा जाता है, दरबारी मुअद्दिबाना खड़े हो जाते हैं। राजा के बैठ जाने पर दरबारी भी बैठ जाते हैं, फिर गुफ्तगू में मसरूफ़ हो जाते हैं, यानी दरबारी फिर गुफ्तगू में मसरूफ़ हो जाते हैं। एक वज़ीर, अब देखिए यहाँ पे राजा के हुलिये को देखिए, उसकी कदो-क़ामत को देखिए कि दुबला पतला है। हम लोग राजा से समझते हैं कि वो मोटा हो, ताज़ा हो, ताकतवर हो, तो यह क्या बोलते हैं? दुबला पतला कमज़ोर लंगड़ा कर चलता है। अब अगर कोई बादशाह इस तरह का हो तो जाहिर सी बात है उसके जो दरबारी वो किस तरह के होंगे। तख्त की जानिब बढ़ता है, बैठने की कोशिश में उस लड़खड़ा जाता है। अब इतने वो कमज़ोर हैं कि बैठ भी नहीं पा रहे सही से, तो दरबारी जो है अदब की वजह से खड़े हो जाते हैं। फिर राजा के बैठने के बाद फिर दोबारा वो आपस में गुफ्तगू करने लगते। देखिए राजा की बेहुरमती हो रही है कितनी, कि राजा मौजूद है उसके बावजूद भी दरबारी गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राजा का यहाँ पे इंसल्ट हो रहा है। बहरहाल अब देखिए एक वज़ीर, ये राजा का तारुफ है। आपके इसमें निसाब में इम्तिहान में सवाल भी आया है कि राजा का हुलिया कैसा था बताइए। तो आपको लिखना है कि दुबला पतला कमज़ोर लंगड़ा कर चलता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए एक वज़ीर राजा के करीब आता है, ये राजा का चहिता वज़ीर है। इसे दरबार के ख़ास उमूर में काफ़ी दखल है, लंबा चौड़ा, शक्ल से काफ़ी चालाक। ये जो है वज़ीर की तारीफ़ है कि क्या है, वो लंबा चौड़ा है, शक्ल से काफ़ी चालाक। वो राजा के करीब आकर दाएं बाजू की तरफ मुअद्दिबाना खड़ा हो जाता है और ताली बजाकर लोगों से खामोश रहने की अपील करता है। दरबारी खामोश हो जाते हैं। राजा निहायत गंभीर चुपचाप तख्त पर बैठा है। आखिरकार वज़ीर इस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, हाथ जोड़कर। अब देखिए ये जुमला वज़ीर कह रहा है, वज़ीर चूँकि पहले लिख दिया, अब वज़ीर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ महाराज। ये जुमला आया भी आपके इम्तिहान में कि जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ महाराज। ये जुमला किसने अदा किया है या मुतकल्लिम मुखातिब कौन है? तो मुतकल्लिम वज़ीर है और मुखातिब बादशाह ये राजा है। तो देखिए अब तक हम लोग देखे हैं कि दरबार लगा हुआ है, दरबारी बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद एक संतरी जो है इत्तला देता है कि राजा आ रहे हैं। राजा कैसा है? राजा दुबला पतला कमज़ोर है, लंगड़ा कर चलता है और इतने कमज़ोर हैं कि वो तख्त पर बैठता भी है तो लड़खड़ा जाता है। एक वज़ीर है जो कि बहुत ज़्यादा चालाक है, होशियार है, लंबा चौड़ा है और वो वज़ीर का राजा का जो चहीता है। वज़ीर क्या करता है? ताली बजाकर तमाम दरबारियों को चुप होने कहता है, सब चुप हो जाते हैं। राजा गंभीर बैठा हुआ है बदस्तूर, तो वज़ीर जो है खामोशी को तोड़ते हुए पहले
राजा से जान की अमान चाहता है। उसके बाद अब देखिए क्या अर्ज करेगा आगे। राजा सर के इशारे से इजाज़त दे देता है। राजा चूँकि गंभीर है तो मुँह से नहीं बोलता, वो सर हिला करके, हम लोग सर हिला करके हाँ या ना में जवाब दे देते हैं, तो सर हिला करके हाँ कहता है। इस कोशिश में उसके सर से ताज गिरने को है वज़ीर बढ़कर संभाल लेता है। यानी कि वो इस कदर दुबला-पतला और कमज़ोर है कि अपने ताज को भी नहीं संभाल पाता है। देखिए यहाँ पे हर चीज़ अलामत है। जब ड्रामे को ख़त्म करेंगे आप तो बहुत मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो राजा है वो किसी हुक्मरान की अलामत है। मौजूदा दौर में या इससे थोड़े से कबल जो है एक हुक्मरान गुज़रा है जिसकी यहाँ पे वो अलामत है। तो बहुत मज़ा आएगा जब समझेंगे। ताज किसी और चीज़ की अलामत है, मैं बाद में बताऊँगा, वरना तजस्सुस जो वो ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल तो ताज जो है सर से गिरने वाला अब इतना कमज़ोर है क्योंकि सर छोटा हो गया, ताज जो है वो बड़ा हो गया है। सर हिलाया तो बस ताज गिरने वाला है। वज़ीर जो है पकड़ लेता है। वज़ीर, हमें आपकी ये खामोशी मारे डाल रही है। ये खामोश है, यहाँ पे खामोशी है, ठीक है। हमें आपकी ये खामोशी मारे डाल रही है। महाराज, आखिर क्या कारण है कि आप पिछले 15 दिनों से खामोशी अख्तियार किए हुए हैं? कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनते नहीं। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसे आप हम लोगों से छुपा रहे हैं? आप पिछले 15 दिनों से राजपाट के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मुझे तन्हा सब कुछ देखना पड़ रहा है। कहीं आप इंटेलेक्चुअल तो नहीं हो गए? राजा जोरों से नफ़ी में सर हिलाता है। ताज फिर से गिरने को है। वज़ीर बढ़कर संभाल लेता है। अब वज़ीर चूँकि राजा आने के बाद खामोश था, गंभीर, तो अब वज़ीर उस राजा से पूछता है कि आप क्यों खामोश हैं? ऐसा कौन सा दुख है जो आप हमसे छुपा रहे हैं और इस तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए हैं? और राजा कितने दिनों से खामोशी अख्तियार किए हुए हैं? याद रहे 15 दिनों से। ये सवाल बना है कि कितने दिनों से वो खामोशी अख्तियार किए हुए था। तो राजा जो है वो 15 दिनों से वो खामोशी अख्तियार किए हुए था। तो राजा चूँकि मतलब काफ़ी लंबे अरसे से 15 दिनों से जो है खामोश था, इसलिए जो है वज़ीर बहुत परेशान है। कह रहा है कि मुल्क का तमाम काम जो है वो वज़ीर को संभालना पड़ रहा है क्योंकि राजा जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है गंभीर है, समस्या में पड़ा हुआ है। तो फिर वज़ीर कहता है कहीं आप इंटेलेक्चुअल तो नहीं हो गए? इंटेलेक्चुअल यानी कि फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर, दानिशमंद इंसान, ठीक है। वो लोग बहुत कम बोलते हैं, एकदम ना के बराबर, तो वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल तो नहीं हो गए? फिर से ताज जो है वो सर से गिरने वाला होता है तो वज़ीर पकड़ लेता है। ये मामला है। उसके बाद वज़ीर गुलोगीर लहजे में, यानी कि गमज़दा होकर के आवाज़ में जो है तकलीफ़ हो, इस तरह के लहजे को गुलोगीर लहजा बोलते हैं। ऐसा कौन सा दुख है जो हमारे राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? आप नहीं जानते, आपके चुप साध लेने से जनता कितनी बेचैन है, रियाया पर क्या गुजर रही है। वज़ीर परेशानी में, दुख में, तकलीफ़ में ये कह रहे हैं कि वो कौन दुख है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपके खामोश हो जाने से जनता पर, यानी कि आवाम पर क्या बेचैनी, क्या तकलीफ़, क्या दुख जो है वो छाया हुआ है, ये आपको पता नहीं। ये बात राजा से वज़ीर कहता है। दरबारी एक ज़बान होकर, यानी तमाम दरबारी जो है, जो जितने बैठे हुए मिनिस्टर, वो तमाम जो है एक साथ जो है बोलते हैं कि हाँ हाँ, हमें भी बताइए आखिर क्या बात है। यानी वज़ीर जो पूछ रहा था इससे राजा से कि आखिर कौन सा दुख है जिसकी वजह से आप चुप साध लिए हैं, खामोश हैं। तो वो दरबारी भी एक साथ पूछ रहा है कि हाँ, कौन सा दुख है, हमें भी बताइए। उसके बाद देखिए, राजा बदस्तूर खामोश है। बदस्तूर यानी कि कंटिन्यू, मुसलसल जो है वो खामोश था। दरबार में आने के बाद खामोश है और खामोश ही है अभी तक। हाँ हाँ, हमें भी नहीं, आँखों में आंसू तैर रहे हैं। किसके? राजा की आंखों में आंसू तैर रहे हैं और वो खामोश है, जिससे जाहिर हो रहा है चेहरे से कि वो तकलीफ़ में। जब हम लोग तकलीफ़ में होते हैं और खामोश रहते हैं तो हम ना बोलें, लेकिन हमारा चेहरा, हमारी आंखें जो है वो बता देती हैं कि हम तकलीफ़ में हैं। तो वही यहाँ पे ब्रैकेट में बताया जा रहा है, जब जो किरदार निभाएगा राजा का वो इस तरह से भी खामोश होगा और आँखों में आंसू लिए होगा। उसके बाद देखिए वज़ीर, ऐ मेरे आका, आपकी ये दुर्दशा इन आँखों से देखी नहीं जाती। पराए हम पर हंसते हैं, दुश्मन हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुल्क की अजीब हालत है। हफ्तों गुजर गए, न कोई चोरी हुई है और न कहीं डाका पड़ा है। मुसाफिर हैं कि मज़े में सफ़र कर रहे हैं, कोई इन्हें लूटने वाला तक नहीं। 2 हफ्ते से जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा सका। हरीफ पार्टियां हैं कि जलसे करा रही हैं, जैसे वाकई गणतंत्र आ गई हो।
कोई इनके जलसों में हरबोंग करने वाला नहीं, कोई इनको जेल में डालने वाला नहीं। अंधेर है मालिक अंधेर, अगर आप इस तरह कुछ दिनों और खामोश रह गए तो मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से अब जो है ड्रामा वाज़े हो रहा होगा कि यहाँ पे राजा तो है, लेकिन वो राजा एक्चुअली में बादशाहत वाला राजा नहीं है। यहाँ पे राजा जो है वो रिपब्लिक वाला सदर हो या वज़ीर आज़म हो, ये है। यानी कि मौजूदा दौर के जो हुक्मरान है उसकी अक्कासी राजा के ज़रिए क्या की जा रही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि वज़ीर बहुत परेशान है। वो परेशान वो इसलिए है क्योंकि मुल्क में जो है कोई नया टैक्स लागू नहीं हो रहा है, अवाम जो है वो खुश है, मुसाफिर जो है वो खुशी खुशी सफ़र कर रहा है, कोई उसको लूट नहीं रहा है, कहीं पे कोई डाका नहीं डाल रहा है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, अवाम को कोई परेशान नहीं कर रहा है। और हरीफ पार्टियां जो कि अपोजिशन है, अपोजिशन में जो पार्टियां वो सब जो है रैली पर रैली जलसों पर जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई उनके जलसों में हरबों यानी तोड़ फोड़ मारपीट करने वाला नहीं है। तो देखिए अब आपके जहन में मौजूदा दौर में जो पार्टियां, जो सियासी सरगर्मी है, जो सियासत है, जो हुकूमत है, हुक्मरान है, उन तमाम को नज़र में रखिए। तो यही हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे राजा जो है वो डेमोक्रेसी में जो हुक्मरान होता है उसका नुमाइंदा यहाँ पे तर्जमान है, क्योंकि बादशाहत में जो है वो हरीफ पार्टियाँ नहीं होती है। वहाँ पे जो है टैक्स का जो मामला जो यहाँ पे जिस तरह से अदा कर रहे हैं, गणतंत्र का जो मामला है वो नहीं होता है। तो इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि ये मौजूदा दौर की हुकूमत की अक्कासी है। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट राजा जो है वो किस हुक्मरान का नुमाइंदा है, किसकी अक्कासी की जा रही है। तो वज़ीर क्यों परेशान है आप देख करके हैरत में पड़ जाएंगे। मौजूदा दौर में भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर आवाम अगर खुश हो जाए तो बादशाह को परेशानी होती है, उनको परेशान रखिए। अब देखिए मौजूदा दौर की हुकूमत की अगर आप जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि बदस्तूर जो है आवाम को परेशान किया जा रहा है और अलग अलग तरह से। तो तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो राजा जो है वो प्रतापगढ़ का राजा है, तो उसको आप मान लीजिए, मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि प्रतापगढ़ जो है वो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का जो राजा है वो मान लीजिए नरेंद्र मोदी है और उसका जो वज़ीर है वो अमित शाह है। अब आप मंजरनामा तैयार कीजिए, आपको पता चलेगा कि सेम इसी तरह का मामला हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं। कमाल अहमद ने जो ये ड्रामा लिखा था वो किसी और हुक्मरान को देख के लिखा था, लेकिन मुझे लगता है कि इस ड्रामे को इन हुक्मरान पर अगर हम लोग लागू करें तो ज़्यादा बेहतर हम लोगों के सामने में वाज़े हो रहा है ये किस्सा। तो ये लोग भी इसी तरह करते हैं कि हर जगह चोरी हो, डाका हो, लोगों को मारा जाए, पीटा जाए, घर तोड़ा जाए, बेघर किया जाए, नया नया टैक्स लागू किया जाए, हरीफ पार्टियों को जलसे ना करने दिया जाए। तो तमाम खूबियाँ मौजूदा दौर में जो हुकूमत है उसमें मौजूद है। बहरहाल तो वज़ीर बहुत परेशान है क्योंकि अवाम खुश है। अब राजा देखिए खामोशी तोड़ते हुए, चूँकि वज़ीर बहुत ज़्यादा इसरार करने लगा था, इस वजह से अब राजा जो है खामोशी तोड़ने लगा। ठीक है, अब तक हम लोग वाक़ये को पूरी तरह से देख चुके हैं कि दरबार में कुछ दरबारी थे, राजा आता है खामोश है, दूल्हा पतला कमज़ोर है। वज़ीर जो है वो लंबा चौड़ा है, शक्ल से होशियार है और वो बहुत चहीता भी है। राजा राजगढ़ का राजा है, प्रताप चंद्र नाम है, वालिद का नाम हरिश्चंद्र है। अब जो है वज़ीर जो है खामोशी तोड़ने के लिए जो है बहुत ज़िद करते हैं, मन्नत समाजत करते हैं। अब जो है राजा खामोशी तोड़ रहा है। देखिए, मैंने खामोश रहने की कसम खा रखी है, मगर अब जबकि मुल्क की हालत ख़राब होती जा रही है और अवाम बेचैन है कि मेरी खामोशी का राज क्या है, तो मुझे मजबूरन अपनी ये 15 रोज़ा खामोशी तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, राजा खामोशी तोड़ने पर अब जो है राज़ी हुआ है। वज़ीर खुश होकर धन्य हो महाराज धन्य हो। अब जो है चूँकि राजा खामोशी तोड़ चुका है इसलिए वज़ीर बहुत खुशी का इजहार कर रहा है। दरबारी एक ज़बान होकर धन्य हो महाराज। चूँकि अब राजा ने खामोशी तोड़ दिया इसलिए वज़ीर भी खुश हो रहा है और दरबारी भी। राजा गिलोगीर लहजे में, मुझे कई दिनों से ये गम खाए जा रहा है कि मेरे यहाँ अब तक कोई संतान क्यों नहीं, संतान यानी कि औलाद क्यों नहीं हुई। आखिर ये राजपाट यानी हुकूमत, ये सल्तनत, ये शान व शौकत, इसका वारिस कौन बनेगा? कौन हमारे बाद हमारे बाप दादा का नाम रोशन करेगा? आखिर इस राज का वारिस कब पैदा होगा? अब जबकि मेरी उम्र भी चढ़ आई है। क्या ये चिंताजनक विषय नहीं है? यहाँ पे हिंदी अल्फाज ज़्यादा है तो चूँकि कमाल अहमद ने उसी अंदाज में लिखा है, तो चिंताजनक यानी कि फ़िक्र,
फ़िक्र आमेज़ विषय माने मैटर, मुद्दा। तो कह रहा है राजा जो है अब खामोश क्यों था, वो रीज़न बता रहा है कि चूँकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं, कोई औलाद नहीं है, और चूँकि मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि मेरा वक्त आ जाए और मेरी मौत आ जाए। तो ये जो हुकूमत बनाई, ये जो दौलत है, ये जो शोहरत है, इन चीज़ों का वारिस कोई तो हो। तो राजा इस वजह से बहुत परेशान था। ठीक है, राजा की परेशानी की वजह क्या है? सवाल अगर आ जाए कि राजा क्यों खामोशी अख्तियार किए हुए था, तो आपको लिखना है कि राजा लावारिसी की वजह से खामोशी अख्तियार किए हुए था। वज़ीर: ओह! ये बात है महाराज, इसमें इतनी चिंता की क्या ज़रूरत है? अब वज़ीर के लिए ये कोई चिंताजनक बात ही नहीं है। वो उस बेचारे के पास औलाद नहीं है एक भी, और उसकी उम्र भी ख़त्म होने को है, और वज़ीर के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। वो कह रहे, ओह! ये बात है महाराज, इसमें इतनी चिंता की क्या ज़रूरत है? अभी आपकी उम्र ही क्या है? ये चापलूसी है, इसको आप समझ सकते हैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी से इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ये चापलूसी कर रहे कि इसमें चिंता होने वाली कोई बात नहीं। अभी आप तो जवान है, माशाअल्लाह, आप कर लेंगे औलाद पैदा। लेकिन अब देखिए राजा का क्या जवाब आता है। राजा: पिछले 5 साल से तुम यही दिलासा देते आए हो, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने को है। सब्र का पैमाना लबरेज होना, इसका मतलब ये हो कि आप गिलास में फुल करके पानी ले लीजिए और उसके ऊपर से फिर जब पानी डालेंगे तो पानी गिरने लगेगा। इसी को कहते हैं सब्र का पैमाना लबरेज होना, यानी कि इस कद्र सब्र करना कि और सब्र नहीं कर पाना, यही होता है। अब मैं ये तख्त ताज, ये राजपाट सब कुछ छोड़कर किसी जंगल बयाबान में निकल जाऊंगा, या किसी पहाड़ी की चोटी पर डेरा जमा लूंगा। अब मुझसे ये राजपाट नहीं संभाला जाता, अब मैं संन्यास अख्तियार कर लूंगा। राजा कह रहा है कि तुम 5 साल से यही दिलासा देते आ रहे हो कि आपकी उम्र ही क्या हुई है, अब औलाद पैदा कर लेंगे और हो जाएगा, क्या मसला नहीं है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से दिलासा दे देते, 5 साल गुजर चुका है लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। तो अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं सन्यासी अख्तियार कर लूँगा, सन्यास बन जाऊँगा, जंगल में चला जाऊँगा। वज़ीर घबरा कर, अब नहीं महाराज नहीं, ऐसा जुल्म न करें, हमारी रियाया की सोचें, इनका क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा? तमाम दरबारी भी खड़े होकर कहते हैं। तो राजा की ये बात सुन करके वो सन्यासी अख्तियार कर लेगा। वज़ीर जो पूरा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा मत कीजिए, ये जुल्म होगा, अवाम पर ये जुल्म होगा, रियाया पर ये जुल्म होगा। राजपाट के बारे में सोचिए, अवाम के बारे में सोचिए। तमाम दरबारी भी कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। इसके बाद जो है अब जो है अगला मंज़र शुरू होगा, और अगले मंज़र को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। चूँकि ये वीडियो काफ़ी तवील हो रही है, 27-28 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे और इसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस कहानी, आगे की कहानी को। तो यहाँ पे हम लोग कई एक सवालों को देख चुके हैं। इन सवालों के जवाब अभी आपको देने हैं। मैं यहाँ पे अब आपसे सवाल पूछूंगा और आप उन सवालों के जवाब देंगे, जो कि मारूजी सवालों जवाब है। तो मश्क के लिए पहला सवाल ये है कि राजा का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको मैं जवाब नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि राजा का नाम क्या है, हरिश्चंद्र, रामचंद्र, प्रतापचंद्र या इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कि राजा के वालिद का नाम बताइए। राजा के जो वालिद थे उनका नाम बताइए। तो हरिश्चंद्र, रामचंद्र, प्रतापचंद्र या इनमें से कोई नहीं। दूसरे सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब तीसरा सवाल देखिए, राजा किस इलाके का हुक्मरान है? प्रतापगढ़, रामगढ़, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? 4 ऑप्शन है आपके सामने में, सही जवाब का इंतखाब कीजिए। आपने मतन में इनको पढ़ा है और ये वो सवालात हैं जो आपके इम्तिहान में पूछे गए हैं, इसलिए मश्क करा रहा हूँ। इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि राजा कितने दिनों से खामोश था? 13 दिन से, 14 दिन से, 15 दिन से या 16 दिन से? कितने दिनों से खामोश था, इसका जवाब आप दीजिए। अगला सवाल, राजा की परेशानी की वजह क्या थी? औलाद का ना होना, ऑप्शन बे जंग का होना, ऑप्शन जी रानी की वफ़ात, ऑप्शन दाल वज़ीर का मक्कार होना। 4 ऑप्शन है। राजा की परेशानी की असल वजह क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखिए छठा सवाल क्या है। छठा सवाल है कि पिछले खाली जगह
से तुम यही दिलासा देते आए हो, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये जुमला जो है राजा कहता है वज़ीर से। तो यहाँ पे आपको खाली जगह में ढूंढना है कि 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है या 6 साल है। इसका सही जवाब ढूंढना है। राजा वज़ीर से कहता है। तो ये 6 मश्क के सवालात थे। आप जो है इनके जवाबात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे अंदाज़ा होगा कि आपने क़ीरत को सही तौर से सुना और पढ़ा देखा है। तो इससे आपको इम्तिहान में फ़ायदा होगा। नाज़रीन, हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग सीधे जो है क़ीरत को शुरू करेंगे, चूँकि इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह में काफ़ी वक्त गया है। तो जब हम लोग अगली वीडियो को शुरू करेंगे यहीं से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें इस ड्रामे को। तो नाज़रीन, आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में इज़हार करें, वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें।